हेलो स्टूडेंट्स, आपका पिछले वीडियो तक फंडामेंटल राइट वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब इस चैप्टर में हम देखेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि DPSP, नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या हैं और ये क्यों रखे गए हैं, ये जान लेना पहले बहुत ज़रूरी है। आपने देखा कि हमें फंडामेंटल राइट मिले हुए हैं, स्टेट के द्वारा संविधान ने दिए हैं, स्टेट के विरुद्ध दिए हैं, क्योंकि इसमें कुछ तो ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, इनमें हम देखते हैं कि सबसे पहले संविधान में इनका वर्णन कहाँ किया गया है। तो ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ग्राफ मैंने बनाया हुआ है, उसमें देखिए उल्लेख, इनका वर्णन कहाँ है, उल्लेख कहाँ किया गया। तो संविधान का भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक, 36 से 51 तक इनका वर्णन किया गया है। उद्देश्य है, बात यह है कि जब हमारा संविधान बनाया जा रहा था, उस समय जो संविधान के बनाने वाले जो विद्वान थे हमारे भारतीय, वो उनका उद्देश्य था कि भारत जो देश है, भारत स्टेट है, वो इंडिया अपने समय में लोक कल्याणकारी राज्य, मतलब जहाँ जनता के हित में सरकार काम करे, स्टेट ऐसी पॉलिसी लाए जो वेलफेयर वाली हो। तो इसके लिए हमें चाहिए था कि हम ऐसे लोकतंत्र की स्थापना करें जो सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र, जिसमें लोकतांत्रिक मूल्य समाहित हों। इसके लिए हमने जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उनकी व्याख्या की। अब आपको ये बताएं कि ये नीति निर्देशक तत्व हैं क्या, पहले ये जानना चाहिए। वास्तव में हमारा जब संविधान बन रहा था, उस समय क्या था कि भारत सरकार के पास इतने संसाधन नहीं थे कि जो लोक कल्याण से संबंधित, वेलफेयर से संबंधित शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बहुत सारी ऐसी जो सेवाएं हैं जिनको नागरिकों को मिलना चाहिए, उनकी व्यवस्था करने के लिए सरकार के पास उतनी संसाधन, उतने रिसोर्सेज नहीं थे, उतना उनका इकोनॉमी डेवलप नहीं था कि वो पूरा जो भार था, पूरा बर्डन था, वो उठा पाते। तो उस समय क्या किया गया कि हमने अपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में कुछ ऐसे तत्वों को समाहित कर दिया, कुछ एलिमेंट्स ऐसे संविधान में रख दिए जिनको ध्यान में रखकर सरकार आगे पॉलिसी बनाएगी। ठीक है ना। तो ये ऐसे करके हमने उस समय जो रखे थे, बाद में भी कई इसमें जो अमेंडमेंट करके डाले गए हैं, वो भी इसी दृष्टि से डाले गए हैं कि जो सरकार है जब अपनी पॉलिसी बनाए, जब उसके पास कोई संसाधन हो, जब कोई ऐसी राज्य से संबंधित नागरिकों के लिए कोई पॉलिसी जब बनाए तो वो क्या करे कि उसमें इन तत्वों को ध्यान में रखे, ताकि हमारी जो भविष्य की दिशा हो, हमारी जो गवर्नमेंट हो, उसकी जो दिशा हो, भारत के जो विकास की दिशा हो, वो वेलफेयर, कल्याणकारी स्टेट के रूप में हो। ऐसा नहीं है कि हमारे पास सभी संसाधन उस समय ही थे तो हमने लागू कर दिया। और एक बात और है कि ये राज्य के लिए हैं। राज्य को पॉलिसी में ध्यान रखा, राज्य जब अपनी पॉलिसी बनाएगा उनमें इनको ध्यान रखेगा। तो राज्य के नीति मतलब पॉलिसी, निदेशक मतलब पॉलिसी को को निर्देश देने वाले तत्व हैं, ये एलिमेंट्स हैं, ये है ना। तो इतना हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये जो फंडामेंटल राइट की तरीके से तो ये हो ही नहीं सकते। अब हमें जान लेना चाहिए कि फंडामेंटल राइट और जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनमें मौलिक अंतर क्या है। सबसे पहला अंतर तो यही है कि ये स्टेट के लिए हैं और वो नागरिकों के लिए है। ठीक है ना। इनका जो उद्देश्य है वो भारत के भविष्य को निर्धारित करता है ना, कि पॉलिसी बनाएगा।
जब भी पॉलिसी की बात आती है तो इनको ध्यान में रखेगा। अच्छा, ऐसा वो करेगा ही ऐसा कोई निश्चित नहीं है, वो कर भी सकता है, मतलब वो का उसका मतलब जो गवर्नमेंट है वो इन तत्वों को ध्यान में रखकर अपनी पॉलिसी बना सकती है और नहीं भी बना सकती, ये उसकी इच्छा पर डिपेंड करता है। मतलब ये फोर्सली नहीं लागू करवाए जा सकते। जैसे अगर हमारे फंडामेंटल राइट का कोई उल्लंघन होता है तो हम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन अगर कोई स्टेट डीपीएसपी को ध्यान में रखकर अपनी पॉलिसी नहीं बना रही है तो हम उसके लिए कोर्ट नहीं जाएंगे। यानी कि फंडामेंटल राइट को कानूनी वैधता प्राप्त है और जो नीति निदेशक तत्व हैं, डीपीएसपी हैं, उनको प्राप्त नहीं है कानूनी वैधता। ये सरकार की इच्छा पर डिपेंड करता है कि वो लागू करे अथवा ना करे, ठीक है ना। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इनकी विशेषता भी यही कह सकते हैं हम कि इनकी जो विशेषताएं हैं वो क्या है, गैर न्यायोचित, मतलब वाद योग नहीं है, ये सकारात्मक प्रवृत्ति है। डीपीएस व मूल कर्तव्य, अब तो ये बात ही नहीं है कि जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते, ये पुराने नोट्स हैं हमारे। तो आप ये देख रहे हैं कि अब तो सभी जगह लागू किए जाएंगे ये, क्योंकि अब हम 370 हट गया है, आर्टिकल 370 को ख़त्म कर दिया गया है। तो अब सभी जगह समान रूप से भारत के कानून लागू होते हैं। अब इसीलिए हम इनको इस पॉइंट को थोड़ा सा याद रखेंगे कि ये थोड़ा सा यहाँ संशोधन कर लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं ये कि सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि हमारा संविधान ने ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स लिए हैं वो कहाँ से लिए हैं। तो सबसे पहले ये आयरलैंड से लिए गए हैं और आयरलैंड ने इन्हें स्पेन से लिया था, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने इन्हें आयरलैंड से लिया, लेकिन आयरलैंड ने अपने संविधान में जब शामिल किया था तो स्पेन से, पर आप लोगों को केवल आयरलैंड याद रखना है। और अंबेडकर के अनुसार, डॉक्टर अंबेडकर जो हैं उन्होंने कहा कि भारत शासन अधिनियम 1935 में वर्णित जो अनुदेशों के समान है। क्या ये जो डीपीएसपी हैं वो क्या हैं, 1935 का जो आपने पढ़ा था भारत शासन अधिनियम था, उसमें जो वर्णित अनुदेशों के समान इनको रखा गया है। जो गवर्नर जनरल व गवर्नरों को जारी किए गए थे अनुदेश और हिदायतें, मतलब उनको निर्देश दिया गया था 1935 के अधिनियम में। कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिनमें गवर्नर और गवर्नर जनरल को ये ध्यान रखना था कि वो अपनी पॉलिसी को बनाए तो इन निर्देशों का पालन करे, ऐसा उसमें भी वर्णन था। डॉक्टर अंबेडकर ने भाग 4 डीपीएस को भारत का सामाजिक व आर्थिक घोषणा पत्र कहा है। मैंने पहले ही आपको लिखा है कि ये जो भारत के राज्य के नीति निदेशक तत्व है, ये भारत में आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते हैं। मतलब सामाजिक और आर्थिक जो समानता का दृष्टिकोण है भारत में, वो कहाँ से आएगा, कैसे स्थापित होगा, इनकी व्यवस्था राज्य के नीति निदेशक तत्वों में की गई है। तो आप जो डॉक्टर अंबेडकर हैं उन्होंने भी ऐसा ही माना है, वास्तव में है भी ऐसा ही। ग्रैनविल आइंस्टीन बुक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये जो भाग 3 में मूल अधिकार व भाग 4 डीपीएस को संविधान की मूल आत्मा कहा है, सामाजिक क्रांति के वाहक हैं। ये बहुत सारे जो पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, जो यदि इन सभी डीपीएस को पूरी तरह से पालन किया जाए तो हमारे देश पृथ्वी पर स्वर्ग की भांति होगा। एमसी छागला ने ऐसा कहा। संवैधानिक सलाहकार बीएन राव ने व्यक्तिगत अधिकारों की दो श्रेणियां बताई थी, न्यायोचित ये मूल अधिकार बने और गैर न्यायोचित ये नीति निदेशक तत्व यानी डीपीएस थे। तो संविधान सभा में डीपीएस के लिए अलग समिति नहीं थी बल्कि मूल अधिकारों की उप समितियां अध्यक्ष जेबी कृपलानी द्वारा इनका निर्माण हुआ। केएम पनिक्कर ने डीपीएस को आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद की संज्ञा दी। मतलब ये जो पॉइंट्स हैं ये आपको कंपटीशन में पूछे जाते हैं। और सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि केएम पनिक्कर वाला और अंबेडकर वाला, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, इतनी इनकी तारीफ़ की गई तो इनकी क्रिटिक भी हम पढ़ लेते हैं, ये बहुत पूछा जाता है
कंपटीशन में प्रोफेसर केटी शाह ने इन्हें अतिरिक्त कर्मकांडी कहते हुए ऐसा चेक है, जो केटी शाह थे उन्होंने कहा कि जो डीपीएसपी है वो क्या है, एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक के संसाधनों व इच्छा पर निर्भर है। जो हम राज्य के नीति निदेशक तत्व है वो उनको, जो केटी शाह थे इनका ये बहुत पूछा जाता है। उन्होंने कहा कि एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर, क्योंकि जब सरकार की मर्जी हो तब वो इनको मान सकती है, इनको अपनी पॉलिसी का आधार बना सकती है, ये उसकी इच्छा पर आधारित है। टीटी कृष्णमाचारी ये भावनाओं से स्थायी कूड़ा घर कहते हैं। मतलब जिसको जो समझ में आ रहा था उसने उनकी आलोचना की। क्यों? क्योंकि ऐसे फंडामेंटल राइट को हमने न्यायालय में वाद योग बनाया है, कानूनी अधिकार दिया हुआ है, वैसा इनके पीछे कोई शक्ति नहीं थी। इसीलिए सरकार की इच्छा पर ये डिपेंड करता है कि वो इनको माने या ना माने, इसीलिए सब इनकी क्रिटिक कर रहे हैं। और डीपीएस को 19वीं सदी के इंग्लैंड के राजनीति दर्शन के समान है। भाग 4 के पृष्ठों में ब्रिटिश वेव व सिडनी वेव के भूत प्रवेश कर गए हैं। इनमें फेबियन समाजवाद व समाजवाद नहीं, आइवर जेनिंग्स। तो मतलब कई लोग ऐसे थे जो इनकी विशेषताओं की ओर हमारा ध्यान दिला रहे थे, और कई लोग ऐसे थे जो इनको क्रिटिक कर रहे थे। उनका मानना ये था कि इनके पीछे भी कि सरकार इनको ध्यान में रखकर पॉलिसी बनाए ही, ऐसा कानूनी तौर पर इनको संरक्षण दिया जाना चाहिए, ऐसा इन लोगों का मानना था। अब हम उनकी चर्चा करते हैं अगले उसमें। अपना पॉइंट है जो वो ये है कि नीति निदेशक तत्व हैं क्या वास्तव में, है ना। तो अब हम इनका देख लेते हैं कि आर्टिकल के अनुसार आर्टिकल बाय आर्टिकल क्या है ये। तो आर्टिकल 36 राज्य की परिभाषा, वही जैसे 12 अनुच्छेद जब फंडामेंटल राइट शुरू हुआ था तो उसमें दी गई है कि ये जो फंडामेंटल राइट हैं या फिर डीपीएसपी है, ये किस राज्य क्षेत्र में लागू है, क्या है, वही भारत राज्य की परिभाषा इसमें दी गई है। आर्टिकल 37 भाग 4 में दिए गए उपबंधों को किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। फिर भी इसे दिए हुए तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि निर्माण में इन तत्वों का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य होगा। आपको पता है कि जहाँ कर्तव्य आता है वहाँ अपने आप मॉरलिटी की तरफ हम मुड़ते हैं, इसीलिए इनको लीगल राइट नहीं बनाया गया, ठीक है ना। अब इस प्रकार अनुच्छेद 37 में 3 बातें हैं। इनको न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता, यानी ये गैर न्यायोचित हैं, अबाध योग्य हैं, अर्थात इन्हें वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है जैसी कि मूल अधिकारों को प्राप्त है। डीपीएस देश की शासन व्यवस्था में मूलभूत स्थान रखते हैं। विधि कानून बनाते समय राज्य का कर्तव्य होगा कि इनका ध्यान रखे। राज्य ने श्रमिक कल्याण, समान कार्य के लिए समान वेतन, निःशुल्क शिक्षा, मिड डे मील, मनरेगा, SC/ST कल्याण, बाल श्रम निषेध व कल्याण आदि अनेक कानून डीपीएस के मद्देनजर बनाए। मतलब ये जो कानून हैं इतने सारे आप देख रहे हो, इनमें भी कई चीज़ें ऐसी हैं जो पहले निर्देशक तत्वों में थी और उनको ध्यान में रखकर स्टेट ने पॉलिसीज़ बनाई हैं। जो अमेंडमेंट हुआ 44 उसमें कहा गया, ये जो हम दिखा रहे हैं वो एक लाइन ऊपर ही है। आर्टिकल 38A का मतलब ए होता है, तो राज्य लोक कल्याण की सुरक्षा व अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था स्थापित करेगा, है ना। 44वें संशोधन 1978 द्वारा 38 खा जोड़ा गया। राज्य आय की विषमता, पारिस्थितिकी, स्टेटस, सुविधाएं व अवसरों की असमानता को कम करेगा। मतलब राज्य का ये कर्तव्य होगा। ये 44वें संविधान संशोधन 38 खा में जोड़ा गया है। इसका मतलब ये है कि राज्य आय की विषमता, अमीर और गरीब के बीच जो दूरी हमारे यहाँ बन रही है, उनका जो स्टेटस है, उनके लिए जो सुविधाएं हैं, अवसर है, उनकी में जो असमानता आज आ गई है, स्टेट ऐसी पॉलिसीज़ बनाएगा जिससे इस अमीर गरीब की खाई और
ऊंच नीच का जो भाव हमारे समाज में आ रहा है, वीवीआईपी कल्चर, इन सब का जन्म जो हो गया है, उनको कम किया जा सके। क्योंकि ये सारी चीज़ें किससे है? आय की विषमता, मतलब इनकम का जो बैलेंस में ना होना, ये सब बताता है कि अगर इकोनॉमी के रूप में अगर हम सभी देखें तो अगर सबका इकोनॉमी एक जैसा हो जाए तो किस बात का अंतर है ना। ज़्यादातर आर्थिक रूप से सक्षम और आर्थिक रूप से समर्थ जो लोग हैं उनके बीच, और जो गरीब हैं, जो आर्थिक रूप से विपन्न हैं, कमज़ोर हैं, उनके बीच एक खाई बनती है। और सरकार ये ध्यान रखेगी कि इनको ऐसे अवसर, ऐसी सुविधाएं, ऐसी स्थितियां, ऐसा वातावरण सुनिश्चित किया जाए ताकि ये असमानता जो आ गई है हमारे यहाँ वो कम हो सके। अब आते हैं आर्टिकल 39A पर। राज्य सभी नागरिकों के लिए समान रूप से आजीविका के साधन जुटाएगा। इसमें तो आजीविका का मतलब रोजगार, एम्प्लॉयमेंट। अब हम आते हैं, राज्य समुदाय के भौतिक संसाधनों का नियंत्रण व स्वामित्व इस प्रकार करेगा जिससे अधिकाधिक सार्वजनिक हित हो। ठीक है ना। अब जो भौतिक संसाधनों का नियंत्रण व स्वामित्व इस प्रकार करेगा जिस प्रकार से अधिकाधिक सार्वजनिक कल्याण हो सके। अब इसी में जो 39 का C है उसमें है, राज्य संपत्ति व उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण रोकेगा। मतलब जो हमारे यहाँ कैपिटलाइजेशन हो रहा है उसको कम करेगा, है ना। जो समाजवाद में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था सोशलिज्म के अंतर्गत कि मार्क्स कहता है कि संसाधनों पर एक किसी वर्ग का आधिपत्य हो जाए, ऐसा नहीं हो ऐसा सुनिश्चित करेगा। राज्य उत्पत्ति के जो साधन हैं, संपत्ति है, उनका कैपिटलाइजेशन ना होने पर हो। ठीक है ना। तो हमारा भी ये वीडियो बहुत बड़ा ना हो। अच्छा, ये बात और हम देख लें कि जो राज्य शायद हमारे फ़ोन की मेमोरी डिस्टर्ब कर रही है, मैं थोड़ा जल्दी कर रही हूँ इस वीडियो में। राज्य संपत्ति व उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण रोकेगा। और जो D है 39 का D, स्त्री व पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। अब हम इस प्रकार से 39 में वर्णित चारों तत्व समाजवादी राज्य के प्रतीक हैं। 39B, 39C तो मूल अधिकारों पर भी आच्छादित हैं। एक दिन मुझसे किसी ने पूछा था कि ये जो 39B और C हैं, इनको आच्छादित का मतलब क्या है। मैं आपको लोगों को एक दिन क्लास में पढ़ाऊंगी ये सब चीज़ें। तो जब 39, इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी ऐसा नीति निर्देशक तत्व जो है ना 39B और C, अगर ये इसको देखकर सरकार बनाती है, क्या कोई पॉलिसी बनाती है और उस पॉलिसी से अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो 19 और 14 ये जो आर्टिकल आ रहे हैं इनका उल्लंघन भी होता है, तब भी ये जो जो हमारे DPS हैं उनको कोई भी सरकार इनके कानून को अवैध घोषित नहीं किया जा सकता। इसीलिए कहा जाता है कि ये जो फंडामेंटल राइट है ये यहाँ पे सीमित हो जाते हैं जब 39B और 39C जो DPS हैं वो लागू होते हैं जब। ठीक है ना। तो 42वे अमेंडमेंट में जो 39A जोड़ा गया उसमें समान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता संबंधी, मतलब समान न्याय का जो उद्देश्य है, सबके लिए समान अगर नहीं होगा तो निष्पक्षता नहीं आ पाएगी, समानता नहीं हो पाएगी। और निःशुल्क विधिक सहायता ये 39A अमेंडमेंट के बाद जोड़ा गया था और अमेंडमेंट का जो नंबर था वो था 42। ठीक है ना। आर्टिकल 40
ये ग्राम पंचायतों से संबंधित है, जिनको हमने आपको बताया था कि हमारे यहाँ स्वशासन की जो इकाइयाँ हैं, जब ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत, है ना, ये सब आप जानते हो। ये 40 आर्टिकल है, उसके तहत डीपीएस में रखा गया है। और उसी के बाद में हमारे यहाँ 2 अक्टूबर 1959 को जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज की स्थापना की थी और वहीं से शुरू किया गया। और 73वें संवैधानिक संशोधन 92 में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया, ठीक है ना। अनुच्छेद 41 राज्य काम तथा शिक्षा पाने तथा बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी व निःशक्तता की स्थिति में लोक सहायता, पेंशन, भत्ता, स्कॉलरशिप, कुछ भी जो भी वो देना चाहे, बेरोजगारी की स्थिति में, बुढ़ापे की स्थिति में, बीमारी की स्थिति में वो देना चाहे तो दे सकती है। इसी को आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ बेरोजगारी भत्ता दिया गया था, बुढ़ापे में लोगों को पेंशन दी जाती है, वृद्धावस्था पेंशन, बीमारी के लिए पेंशन, निःशक्तता। अब हमारे यहाँ आपने देखा होगा प्रधानमंत्री ये जो कहते हैं आयुष्मान भारत योजना, ये सब क्या है, ये इसी को ध्यान में रख कर बनाई गई हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सहायता की जा सके और हमारा स्टेट जो है वो लोक कल्याण की तरफ बढ़ सके। अब आते हैं आर्टिकल 42 में, राज्य काम की न्यायसंगत व मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता उपलब्ध करवाएगा। प्रसूति मतलब जब माताएं गर्भवती होती हैं तब उनको अवकाश दिया जाता है, ठीक है ना। और जब जो मज़दूर काम कर रहे हैं वो उस वातावरण में काम करें ताकि उन्हें कोई ऐसी असुविधाएं ना हो। जैसे कोई बहुत मिल में काम करता है तो उसको क्या करना चाहिए, उसमें जो जैसे कोयला मिल है तो यहाँ बच्चों को लगा देते हैं। और कई जगह ऐसी हैं जहाँ से बहुत सारी गैसें, हानिकारक गैसें निकलती हैं। तो ये जो सरकार है वो ऐसे कानून बना सकती है ताकि लोग जो हमारे काम के जो दशा है, परिस्थिति है, वातावरण है, उसको समुचित रूप से निश्चित किया जा सके, ठीक है ना। तो आर्टिकल अब हम पढ़ते हैं 43, राज्य जनता के लिए काम व निर्वाह मजदूरी, अच्छे जीवन स्तर व अवकाश की व्यवस्था करेगा। साथ ही व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देगा, ठीक है ना। कुटीर उद्योग वही छोटे छोटे उद्योग होते हैं। निर्वाह मजदूरी मतलब पहले हमारे यहाँ मजदूरी बहुत कम देते थे, कई लोग बंधुआ मजदूरी टाइप की करवा लेते थे। तो राज्य ने हमारे यहाँ अब देखा है आपने कि 300 रुपये मजदूरी का, न्यूनतम 300 रुपये है मजदूरी एक दिन की, ऐसा निर्धारित किया गया है। अवकाश के घंटे 8 घंटे से आप ज़्यादा काम नहीं करवाएंगे। तो ऐसी बहुत सारे पॉलिसीज़ बनाई हैं जिनको ये सब आधार बना करके इनको ध्यान में रख करके बनाते हैं। फिर मनरेगा, पितृअवकाश, न्यूनतम मजदूरी कानून तथा 97वें अमेंडमेंट 2011 द्वारा इस संबंध में प्रयास किया गया है। मतलब ये जो आर्टिकल 43 है इसको अप्लाई करने के लिए, इसको मतलब फील्ड में लागू करने के लिए सरकार ने बहुत सारे ऐसे पॉलिसीज़ बनाई हैं जिनमें इनको ध्यान में रखा है, ठीक है ना। अब आपको हम 43A जो है ना वो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है। यहाँ तक हम आपको पढ़ा दिए हैं। और अगला जो हम आपको पढ़ाएंगे वो अगले वीडियो में पढ़ाएंगे, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो रहा है। थैंक यू।